Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है यानी यहाँ पे भी देखना है आपको, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये तीनों को तीनों कंडीशन आपको चेक करने होंगे। अगर जिसका कंडीशन ट्रू है यानी कि आपका अद्वितीय हल के लिए आएगा, उसे हम लोग क्या करना है, उसे सॉल्व करना है एक नए नियम से जिसका नाम है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अगर कंपेरिजन कीजिएगा यहाँ पे तो x का गुणांक यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे क्या है 1 है। इसका मतलब ये कि a1 के जगह पे 1, b1 के जगह पे यहाँ पे का -3 और c1 के जगह पे हो जाएगा फिर से -3 और a2 के जगह पे 3, b2 के जगह पे -9, c2 के जगह पे -2। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये मिलेगा क्या कि a1 बटे में a2, b1 बटे b2 और एक और c1 बटे c2। जब चेक कीजिएगा यहाँ पे तो आपका मिलेगा 1/3 -3/9 माइनस में, और ये आपका -3/-2। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल होके ये आपका 1/3 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 और 1/3 आपस में बराबर है, जबकि लास्ट वाला टर्म बराबर नहीं है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये जो आपका कंडीशन है ये किसके लिए आता है, समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा मतलब क्या होता है, इसका कोई हल संभव नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसका हम लोग ब्रजगुणन विधि से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, इसलिए इसका इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कि a1 बटे a2 डैट मीन्स 2/3 चेक करते हैं, तो 2/3 कर लीजिए। फिर से b1 बटे b2 यानी कि y का गुणांक और यहाँ का y का गुणांक यानी 1/2 आ जाएगा आपका। फिर से आपका c1 बटे c2 यानी 5/8, तो 5/8। यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि अगर a1 बटे a2 यानी लिख देते हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, और बात का इक्वल रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस 2 स्टेप देखने हैं। अगर ये होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका प्रतिच्छेदित रेखा का रेशियो दे रखा है, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल, यानी इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, इसका ब्रजगुणन विधि का उपयोग करके हम इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ब्रजगुणन विधि होता क्या है पहले उसे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट है यानी व्यापक रूप है वो क्या होता है आपका a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल टू 0 होता है, और सेकेंड इक्वेशन होता है आपका a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू, ये भी आपका 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे x का जो मान निकालोगे यानी x के लिए, y के लिए, और एक आपका यहाँ पे आता है z तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या मान लो 1 मान लो। ठीक है, तो इसकी जो निकालने का तरीका है मैं डायरेक्टली फॉर्मेट बताता हूँ आपको। तो क्या करते हैं, इसके डिवाइड में हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर x का चाहिए, अगर आपको x का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये वाला जो पार्ट है यानी x वाला पार्ट को चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, और बाकी जो आपका बचा b1 बटे b2 c1 बटे c2 जो बाकी बचा इसको आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जब इसको आप लिखिएगा यहाँ पे तो आपको क्या आएगा, जब यहाँ पे आप इसको निगेट कीजिएगा, x के लिए चाहिए तो x को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। तो आपका बचा b1 b2, तो इसी फॉर्मेट में लिखिए b1 और नीचे लिखिएगा b2, और क्या बचा आपको c1 c2, तो यहाँ लिख दीजिए c1 और ये आपका c2। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया। अब आपको y के लिए करना होगा, तो x को छोड़िए,
अब y के लिए देखते हैं। जब आप y के लिए देखिएगा तो y के लिए देखिएगा तो क्या देखना पड़ेगा कि y को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा उसको लिखिए। तो y को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए C1 C2 तो है ही इसके बाद का, हमेशा आपको राइट हैंड साइड में जाना है। तो राइट हैंड साइड में जाए तो C1 C2 तो है, अब क्या बचेगा A1 A2। तो यहाँ पर और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिखते हो इसको, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि C1 C2 फिर से आप लिख लो। और क्या बचेगा, जब C1 C2 लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड में तो इसके बाद कौन आएगा, फिर से आपको घूम के यही आने वाला है, यानी कि A1 A2। फिर से आप क्या करो A1 और यहाँ पे आपका A2। ठीक है, अब जो लास्ट में बचा आपका 1, इसके बटे में क्या करेंगे, ये जो आपका है ये आपका कांस्टेंट पार्ट है, यानी C1 C2 के लिए। जब C1 C2 के लिए लिखिएगा आप यहाँ पे C1 C2 के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक के लिए कि एक तो आपको इसके लिए लिखना है। अब इसके लिए लिखिएगा तो क्या करना है, फिर से राइट हैंड साइड यानी कि A1 B1 को लिखना पड़ेगा। तो A1 तो आपको है ही, बस इसी को क्या करना है, साइड में उतार देना है। तो A1 A2 और इसके बाद क्या होगा आपका, ये आपका B1 B2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए B1 B2। ठीक है, और ये आपस में क्या है, सारे के सारे इक्वल है। ठीक है, आप क्या करना है, गुना करना है आपको क्रॉस में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से गुना करना है। इसको इस तरफ से, फिर से आपको इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से गुना करके गुना कर दीजिए। यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो B1 में C2 से गुना कीजिएगा, डेट मीन्स x का x डिवाइड बाई B1 C2। और यहाँ पे जब B2 C1 गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा B2 C1। ये गुना करने के बाद क्या करना है, आपको ऑलवेज घटाना है। फिर से आपका इक्वल, जब सेकेंड में लिखिएगा आप लोग यहाँ पे तो फिर से देखिए आपका C1 A2 आएगा, यानी एक y के लिए क्या आएगा, y डिवाइड बाई C1 A2 या फिर A2 C1, दोनों इक्वल ही है तो A2 C1। ठीक है, फिर से माइनस A1 C2 तो A1 C2। अब फिर से ये वाला आपका इक्वल, इक्वल डाल दीजिए यहाँ पे। अब क्या लिखिएगा, अब आप लिख लीजिए यहाँ पे 1, ये जो आपका 1 है ये 1 के लिए 1 डिवाइड में A1 B2, तो यहाँ पे A1 B2 माइनस का फिर से A2 B1, तो यहाँ पे A2 B1। ठीक है, तो यही आपका बीजगणित विधि का मेथड है करने का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये तरीका याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। जब ऐसा कुछ फॉर्मेट में हो तो ये फॉर्मेट होगा, तो अगर इस फॉर्मेट में होता है आपका, जैसे कि A1 x प्लस में B1 y इक्वल टू C देता है, तो इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, पहले हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज कर लेंगे इस फॉर्मेट में, तब आपको ये रूल काम करेगा, नहीं तो माइनस प्लस का लोचा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें देखिए कि A1 क्या है। उससे पहले आप देखो कि जो फॉर्मेट है आपको इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए था, ये 5 इधर है, यानी कि 5 को हम लोग इधर ले आएंगे। तो क्या करते हैं कि आपका 2x प्लस में y माइनस का 5 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और इसी प्रकार ये आपका 3x प्लस में 2y और माइनस का ये 8 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि x लिखना है पहले, सबसे पहले ऊपर। उससे पहले कुछ यहाँ पर देख लीजिए कि A1 का मान क्या होगा, A1 का मान 2, B1 का मान, ये आपका y का गुणांक होता है, y का गुणांक क्या होगा यहाँ पे 1, तो 1। और C1 का क्या होगा, C1 का हो जाएगा आपका माइनस में 5। उसी प्रकार A2 के लिए आपका हो जाएगा 3, B2 के लिए हो जाएगा आपका 2 और C2 के लिए हो जाएगा आपका माइनस का 8। जब यहाँ पे निकालिएगा ब्रजगुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, तो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है x और डिवाइड लगाना है। तो जब x लिखिएगा डिवाइड लगाएगा तो ये जो पूरा पार्ट है आपका इसको छोड़ दीजिए, और जो बाकी बचा आपका B1 पार्ट और C1 पार्ट इसको लिख लीजिए। तो B1 पार्ट के लिए क्या आपका 1/2, यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 और यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक है, बटा नहीं लगाना है। और C1 पार्ट यानी कि माइनस का 5, तो यहाँ पे लिखिए आप माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 8। ठीक है, इतना हो गया और यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए। अब सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, सेकंड स्टेटमेंट लिखना है y के लिए, तो यहाँ पे y लिख लीजिए, डिवाइड लगाना है आपको। और ये जो आपका लास्ट जो लिखो आप -5 और -8 इसको आप लिख लो। अब देखिए y के लिए लिखना है तो y वाला पार्ट तो मैं लिख चुका है यहाँ पे, अब इसको कोई जरूरत नहीं। अब सेकंड में आपका C1 बचा, C1 को भी मैंने उतार दिया है। अब बचा कौन आपका बचा A1, तो A1 के लिए क्या होगा, A2 के लिए 2/3, यानी कि 2 और 3 लिख लीजिए, 2 और 3। अब लास्ट में क्या करना है आपको, ऑलवेज यहाँ पे 1 लिखना है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए 1। और डिवाइड में आपका क्या आएगा, 2/3 तो आप लिख चुके हैं यहाँ पे 2/3, और C1 के लिए हम लोग लिख चुके हैं 1। तो बचा कौन आपका, यही वाला y पार्ट यानी B1 और B2 बचा। तो B1 के लिए क्या है आपका 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पहले आपको 2/3 लिख लीजिए,
2/3, ये लास्ट वाला टर्म हमेशा उतार लीजिएगा, और जो बाकी बचा आपका 1 और 2 b1/b2 को लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए यहाँ पे। जब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा यानी कि इसका गुना इसके साथ, 1 का गुना -8 के साथ, और 2 का गुना -5 के साथ, उसी प्रकार यहाँ पे -5 का गुना मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि x डिवाइड में 1 में -8 से गुना करना है, तो आपको क्या आएगा, ये आपका -8 आएगा, और हमेशा क्या करना है, घटाना है। फिर 2 में गुना करना है -5 से, तो ये आपका आएगा -10। ये क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या करना है, इक्वल टू फिर से लगाना है आपको, और देखिए यहाँ पे y का y रहेगा, डिवाइड में 5 में गुना करना है 3 से, और 8 में गुना करना है आपको 2 से। तो 5 में गुना कीजिएगा 3 से, तो ये तो आपका आएगा 15, और माइनस लग जाएगा यहाँ पे। फिर से आपको यहाँ पे माइनस लगाना ही है, ठीक है। जब माइनस लगाइएगा तो फिर से 8 में गुना करना होगा आपको 2 से, तो ये आपका -16, ठीक है। फिर से यहाँ पे इक्वल टू के बाद 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 2 को कीजिए गुना 2 से, और 3 को गुना कीजिए 1 से, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा ये 4, माइनस 3 में गुना कीजिएगा 1 से, तो ये आपका 3। अब बस कैलकुलेशन बच गया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। x डिवाइड में ये आपका -8 माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू y -15 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 16 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1/4 में से 3 गया, ये भी आपका 1 बचेगा। अब इसके बाद 2 चीज़ करनी होती है आपको, एक बार y को C1 पार्ट के साथ बराबर कर दीजिए, और उसके बाद x को C1 पार्ट के साथ बराबर करना होगा। तो हम लोग पहले करते हैं x पार्ट को, तो x डिवाइड में -8 + 10 क्या होगा आपका 2, और इस पार्ट को हम लोग क्या करना है, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ बराबर करना है। आपस में सब इक्वल है तो बारी बारी से इक्वल के साथ बराबर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड में क्या करेंगे, y वाले पार्ट को -15/16 क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू इस पार्ट को भी इस पार्ट के साथ बराबर करना है, यानी 1। अब बस कैलकुलेशन करना बाकी रह गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, ये आपका आंसर हो गया यहीं पे। सेकेंड में देखिए y इक्वल टू क्या होगा, 1 गुने 1, ये भी आपका 1 हो गया, और ये आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ मैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर समझ ना आया तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि 3x माइनस में 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो इसका पहले क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि ये आपका अद्वितीय हल देगा या फिर अपरिमित से अनेक हल, या फिर कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या है आपका, a1 का मान 3, b1 का मान -5 और c1 का मान 20। अब यहाँ पे a2 का मान क्या है, a2 का मान 6, b2 का मान -10 और c2 का मान यह आपका 40, ठीक है। तो जब a1/a2 कीजिएगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ चेक कीजिए, ये आपका 3/6 आ जाएगा, ये आपका -5 डिवाइड बाई -10, और ये 20 ये आपका 40। जब कैंसिल आउट कीजिएगा सारे के सारे क्या आएंगे, 1/2 1/2 और 1/2, माइनस से माइनस भी कैंसिल, और ये भी आपका 1/2, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, इक्वल 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 होगा। जब तीनों इक्वल होता है रेशियो, ठीक है, तो क्या होता है कि अनेक हल आता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x माइनस 3y माइनस में 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस में 3y इक्वल टू 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, तो x का गुना क्या है 1, यानी कि a1 डिवाइड में a2 यानी कि 3, फिर से b1 यानी कि माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3, और b2 यानी कि माइनस का 3, y का गुना, तो फिर से आप -3, c1 यानी कि माइनस का 7, तो माइनस का 7, c2 यानी कि माइनस का 15, तो माइनस का 15। जब यहाँ पे देखिएगा तो यह आपका रेशियो इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आने का मतलब क्या होगा, यह आपका अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल होगा। यानी जब अद्वितीय हल होगा तो हमें इसमें ब्रजगुणन विधि लगा के सॉल्व करना होगा, यानी कि अब ब्रजगुणन विधि लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ब्रजगुणन विधि लगाइएगा। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे आप लिख लो x y और यहाँ पे 1। x के डिवाइड में क्या लगाना है आपको, कि जब x के डिवाइड में लगाइएगा तो ये पार्ट को भूल जाइए, और बाकी जो बचा आपका राइट साइड पार्ट, उसमें आपका b1/b2 होता है। तो b1 का मान क्या होगा यहाँ पे, ये आपका -3, तो यहाँ आप लिख लीजिए -3,
y का गुणांक क्या है आपका b2, ये भी आपका -3, ठीक है। और c1 पार्ट क्या है आपका -7, तो -7, और c2 पार्ट क्या है आपका -15, तो -15, ठीक है। इक्वल टू बीच में रहेगा। अब सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको यहाँ देखना है y के लिए। तो जब y के लिए देखिएगा तो y को भूल जाइए और इसके राइट साइड में चलिए, ठीक है। तो राइट साइड में जो आपको लिखा हो उसको तो पहले उतार ही लीजिए यहाँ पे। तो -7 लिखा हुआ है, -15 लिखा हुआ है। तो y को देखना है, तो y तो आपका ले लिए हम लोग y। उसके बाद ये जो आपको लास्ट वाला पार्ट था इसे हम लोग लिख लिए। तो बचा कौन सा पार्ट, a का पार्ट बचा। तो a के पहले क्या गुणांक है, 1 है, यानी 1 और 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर से इक्वल टू, जब 1 और 3 पुट कर लीजिएगा फिर से इक्वल टू आपका आएगा। फिर से आपका कीजिए 1 और 3 को उतार लीजिए यहाँ पे, 1 और 3। अब देखिए जब एक के लिखना है यानी कि ये वाला पार्ट के लिए हम लोग लिखना है, तो x के लिए तो हम लोग लिख चुके हैं, बचा कौन आपका y वाला पार्ट यानी कि b1 और b2 बचा। तो -3 और -3 बचा, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -3 और -3। अब क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, यानी 3 को 15 के साथ और 3 को 7 के साथ। तो x डिवाइड में आपका आएगा, 3 में 15 से कीजिएगा आपका आएगा 45, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस में आएगा, यानी कि प्लस का 45 आ गया। अब आपको घटाना है तो -7 में 3 से कीजिएगा, फिर 3 में 7 से आपका आएगा फिर से 21, तो 21, और माइनस में माइनस से कीजिएगा, ये भी आपका प्लस, यानी कि प्लस का 21 एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू। अब सेकंड में देखना है, सेकंड के लिए क्या करना है कि आपका -7 को इस 3 के साथ कीजिएगा गुना, तो y का y रहेगा, डिवाइड में क्या आएगा 7 या 21, ठीक है। और माइनस ये लगा हुआ तो माइनस का माइनस, फिर से आपका यहाँ पे माइनस लगेगा, 15 में 1 से कीजिएगा आपका आएगा 15, और ये आपका माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए और आपका ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। इक्वल टू के बाद यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, 1 का 1 रहेगा, 1 डिवाइड में 1 को करना है आपको 3 से 7 गुना, तो 3 में 1 से कीजिएगा ये आपका आएगा 3, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, फिर से आपका माइनस 3 में कीजिएगा 3 से, ये आपका 9 आएगा, फिर से माइनस लगा दीजिए और माइनस का 9 आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको सिंपली गुना करके सॉल्व करना है आपको यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या आपका आएगा कि x डिवाइड में 45 में से 21 गया, ये क्या बचेगा आपका, 5 में से गया 4 और ये 2, 24, इक्वल टू y डिवाइड बाई माइनस का 21 यहाँ पे रहेगा, माइनस का 21, और ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस का 15, इक्वल टू 1/, ये आपका माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 9, ठीक है। अब क्या करना, आपको एक बार क्या करना है कि x वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ इक्वल करना है, लास्ट वाले पार्ट को साथ, और एक बार इस पार्ट को इस पार्ट के साथ इक्वल करना है। तो यहाँ पे जब इक्वल कीजिएगा तो x/24 इक्वल टू 1/, माइनस का 3 और प्लस का 9 क्या होगा, ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट के लिए करना होगा आपको यहाँ पे कि y वाले पार्ट को, तो y वाला पार्ट क्या है आपका, y डिवाइड बाई माइनस का 21 और प्लस का 15, ये तो आपको 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/, -3 + 9, ये भी आपका 6। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा x इक्वल टू, क्रॉस गुना कीजिएगा 24 ऊपर चला जाएगा, यानी 24/6 कैंसिल आउट होकर ये आपका आ जाएगा 4। और यहाँ पे जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो y इक्वल टू 1 में कीजिएगा 6 से गुना, ये आपका माइनस का 6 और डिवाइड में 6, ये दोनों कैंसिल होकर आएगा आपका माइनस का 1। डैट मीन्स x का मान क्या आ गया आपके पास 4 और y का मान क्या आ गया माइनस का 1, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होगा, अनेक हल होने का कंडीशन क्या था कि a/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे a1 के लिए क्या होता है, x का गुणांक यानी 2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, डिवाइड में a2 के लिए क्या होगा, a माइनस में b, ठीक है। फिर से देखिए b1 के लिए आपका यहाँ पे 3, और b2 के लिए क्या होगा, y का गुणांक a प्लस b, तो a प्लस b। c1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे c1 के लिए आप 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे 7 ले लो डायरेक्टली, और डिवाइड में c2 के लिए 3a प्लस b माइनस में 2, तो 3a प्लस का b और ये माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब इस जो आपका इक्वेशन है बारी बारी से आप क्या करो, दोनों को बराबर करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपका फिर से आंसर मिला लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार क्या करते हैं कि पहले पार्ट को तीसरे पार्ट के साथ इक्वल करते हैं, फिर से सेकंड पार्ट को आपका तीसरे पार्ट के साथ इक्वल करते हैं।
और उसके बाद जो मिलेगा उससे हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि जब आप फर्स्ट पार्ट के लिए लिखिएगा तो ये आपका 2/a माइनस बी इक्वल टू ये आपका 7 डिवाइड बाई 3a प्लस का b और ये आपका माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जब क्रॉस गुना कीजिएगा यहाँ तो ये आपका 2 के साथ गुना हो जाएगा पूरा, तो 2 इंटू ये आपका क्रॉस गुना होगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 3a प्लस में b और ये माइनस का 2, और यहाँ पे जब a माइनस बी क्रॉस गुना होगा 7 के साथ तो 7 इंटू ए माइनस का b। यहाँ पे जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 3 6 6 से प्लस में फिर से 2 से b से तो 2b और माइनस का 2 दूनी के ये 4। यहाँ पे कीजिएगा ये आपका 7a माइनस में 7b। ठीक है, अब वेरिएबल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 6a प्लस में 2b वेरिएबल पार्ट है और इधर का वेरिएबल पार्ट क्या है, माइनस का 7a आ जाएगा और प्लस का 7b आ जाएगा। जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। कांस्टेंट पार्ट आपका माइनस का 4 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब a को a के साथ तो आपका 6a और माइनस का 7a है, तो 6 में से 7 गया, माइनस का बचेगा 1 यानी माइनस का a। b के साथ b को कर दो तो 2b और प्लस में 7b यहाँ पे है, तो टोटल मिला कितना होगा, ये आपका 9b इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं कि जब आप यहाँ पे इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये आप लिखिए यहाँ पे, ये आपका आएगा 3/a प्लस b इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3a प्लस में b और माइनस में 2। क्रॉस गुना फिर से ऐसे ही कीजिए, तो 3 के साथ गुना कीजिएगा तो आपका 3a प्लस में b और माइनस का 2 इक्वल टू 7a प्लस b। 3 में 3 से गुना होगा, ये आपका 9a प्लस में 3 में b से 3b, 3 में 2 से 3 दूनी के 6, 7 में a से तो 7a प्लस में 7b से 7b। वेरिएबल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 9a प्लस में 3b, ये माइनस का 7a इधर आ जाएगा और माइनस का 7b भी इधर आ जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस का 6 के रूप में उधर चला जाएगा। अब 9a को a के साथ, तो 9a और 7a माइनस का है तो 9 में से 7 गया, 2 बचा तो 2a, ये 3b और माइनस का 7b है, डेट मीन्स आपका माइनस का 4b इक्वल टू 6। आप चाहो तो इसमें क्या करो कि 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो। जब 2 को कॉमन निकालिएगा तो a माइनस में 2b इक्वल टू आपका पास 6 आएगा। ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, यानी कि a माइनस में 2b इक्वल टू 3 आ गया। इसे आप मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि आपका इक्वेशन 2 यहाँ पे दे ही रखा है, इक्वेशन 1 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो आपका माइनस का a प्लस का ये आपका 9b हो जाएगा और इक्वल टू 4 का 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ने पर ये आपका माइनस का 2 और प्लस का 9, यानी कि अब प्लस का 7b हो जाएगा। ये 3 और 4 क्या होगा, ये भी आपका 7। तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट, डेट मीन्स b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। जब b का मान 1 आया तो समीकरण 1 से लिख लीजिए या फिर 2 से। चलिए हम समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 में क्या था आपका कि a माइनस 2b इक्वल टू 3 था, तो यहाँ लिखते हैं कि a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो a का मान b का मान हम लोग क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो 2 गुने b के लिए 1 इक्वल टू 3। तो a के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 और ये माइनस का 2 इधर प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, 5, यानी कि b का मान 1 और a का मान क्या आएगा, 5। अगर b का मान हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे और a का मान 5 पुट करेंगे तब क्या होगा, हमारा अपरिमित रूप से अनेखल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से दे रखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होगा, जब आपका a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका हल संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए k जो है आपका सिंगल वेरिएबल है, यानी सिंगल इक्वेशन से हमें सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकाल के बताना है कि किस मान के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 कंडीशन के थोड़ा निकालेंगे। तो a1 का मान क्या होगा यहाँ पे, ये आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 3, तो 3 और a2 का मान क्या होगा 2k माइनस 1, तो यहाँ पे आपका 2k और माइनस का 1 इक्वल टू b1 का मान क्या होगा, y का गुणा क्या है 1, तो 1 और यहाँ पे y का गुणा क्या है b2,
k-1, तो k-1। अब बस इसी को सॉल्व करके हम लोग k का मान निकाल लेंगे। जब क्रॉस गुना कीजिएगा 3 में गुना होगा आपका k-1 से, और यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 में गुना होगा आपका 2k-1 से। जब 3 में गुना कीजिएगा तो आपका 3k-3, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो आपका 2k और ये आपका माइनस का 1, तो 3k ये आपका 2k इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर, और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटेगा, सिंगल में k बचेगा, माइनस का 1 में से प्लस का 3 घटेगा, ये आपका 2 बचेगा। यानी 2 ऐसा मान है k के लिए, अगर यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या होगा कि इस रैखिक समीकरण युग्म का आपको हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ईजी था, ये आपका हो गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछता कि k के किस मान के लिए ऐसा समीकरण का हल प्राप्त नहीं करना है, तो आपको इस इक्वेशन का करना होता। ठीक है, जब बराबर नहीं के लिए पूछता तो। चलिए, ये जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। जो आगे का क्वेश्चन बचा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।